क्वेश्चन में हमको कहा है कि जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे वाटर बेड्स होते हैं जो हीट अप करके रखे जाते हैं, जो कि वार्म बेड का काम करते हैं। ये क्या होता है? हॉलो होता है। इसका डायमेंशन हमको दिया हुआ है, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी होती है और इसको वाटर से भर देते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर कहा है कि 5 डिग्री मान लो, वाटर को हमने गर्म किया है 25 डिग्री तक। अब ये कहा है कि वाटर बेड जो है उसको गेस्ट रूम में रखना है गैस के लिए, लेकिन जो गेस्ट है वो आफ्टर द गेस्ट लीव्स, द नेक्स्ट गेस्ट जो है वो 4 दिन बाद आएगा। तो अब हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बेड को चालू छोड़ देना चाहिए, बिजली खर्च होएगी, या बेड को हमें ठंडा होने देना चाहिए और जब अगला गेस्ट आने वाला होगा तो हम उसको चालू कर देंगे। इन दोनों प्रोसेस में क्या दिया है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बोला है कि हीट लॉसेस जो हैं वो हीटिंग का जो अमाउंट है वो 10% लॉस होता है। मतलब आप उसको जो हीट देते हो गर्म होने के लिए उसमें 10% लॉस हो जाती है। बेड के नीचे के लिए बात बोली गई है और बेड के साइड के लिए बोला गया है कि इंसुलेशन है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है। और टॉप ऑफ बेड पे हमने मैट्रेस बिछाई है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है। थर्मल कंडक्टिविटी टू थिकनेस रेशियो वो हमको दिया हुआ है, तो थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कोई कन्वेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ई का वैल्यू एटसेट्रा हमको दिया है। अब हमसे पूछा है कि पहले केस में हीट ज्यादा लॉस होगी, दूसरे केस में लॉस होगी, टेम्परेचर जो है वो बेड का 2 वीक बाद इतना होगा, कौन सा ऑप्शन इकोनॉमिकल है, एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रेट ऑफ हीट लॉस निकालते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ हीट लॉस निकालेंगे तो आसपास की सब हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो बेड की भी दे दी गई है और उसकी सराउंडिंग की भी दे दी गई है। तो K1 2HL प्लस 2HB प्लस LB और इधर हो गया K2 LB, ये हमारा हुआ KA डेल्टा T। और तो हीट लॉस का रेट यहां से आ गया 1.16 इंटू 2 डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा T। तो है जो हीट लॉस हो रहा है वो पहले केस में कितना हो रहा है, 1.16 इंटू 2 इंटू 20 इंटू कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 86400 इंटू 4, एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 1.6 इंटू 10⁻⁷ जूल। अब अगर इसको हम ठंडा होने देते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा दो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग माइनस सिग्मा टी माइनस टी एस, सराउंडिंग होता है ना, यहाँ पे टी माइनस टी एस हमारा कितना है, टी माइनस टी एस हो गया टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस सिग्मा 1/mc। यहाँ पे टी की वैल्यू 5 टी की वैल्यू आई 5 प्लस 20, माइनस को उधर ले गए प्लस बन गया, प्लस 20 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1.16 इंटू 2 इंटू 4 और सेकेंड्स, ठीक है ना, इंटू 0.2। अब ये हमें जो दिया हुआ है ये क्या है, डिवाइड बाय, ठीक है ना, डिवाइड बाय एमसी है, तो उसका मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी रखेंगे। तो मास इसको डिवाइड किया हमने 0.2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 4000, ये हुआ हमारा डिवाइड बाय एमसी का कैलकुलेशन, ठीक। तो ये कितना आया, ये आया 5 प्लस 20 ई की पावर माइनस 0.5। ये इतना लंबा एक्सप्रेशन जो हमने पावर में सॉल्व किया इससे ये आया, इसकी वैल्यू आएगी 17 डिग्री सेल्सियस। अब 17 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंच जाएगा और इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे तो हीट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो MC 25 माइनस 17, ये कितना आएगा, यहाँ से H2 ये आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो पहले केस में हमारा हीट लॉस हुआ इतना, दूसरे केस में हमारा हीट लॉस हुआ इतना, यानी दूसरे केस में हीट लॉस कम हो रहा है। अब आप ये मत सोचना 1.6 1.4 तो 0.2 का डिफरेंस है, 0.2 के पीछे 10⁻⁷ भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ी 2 मेगा जूल की लॉस आ रही है। तो 2 मेगा जूल बहुत है, उत्ते का मतलब बिजली का बिल बहुत आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, जो ऑप्शन 2 है वो बेटर है।
तो हमने कैलकुलेशन जो की है उसके बेस पे कौन से हमारे आंसर हो गए। पहले ऑप्शन का आंसर तो आ ही गया हमारा हीट लॉस का, और ये भी मालूम पड़ गया कौन सा इकोनॉमिकल है, तो 2 इकोनॉमिकल है। तो आंसर क्या हुए इसके, ए और सी।